अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंदील अली है। I'm head of planning and development at National Incubation Center Karachi. We are recording this session hopefully to properly uh, collect the thoughts that we will be discussing here. मैंने कुछ चीज़ें बता दी थी, मैं दोबारा बता दूँ। कोहोर्ट 13 का जो पूरा साइकिल है ना, वो कंप्लीट होने वाला है। दिस इज द लास्ट मंथ। हम स्टार्टअप से मंथली डाटा कलेक्ट करते हैं ऑफ द रेवेन्यू दैट दे हैव जनरेटेड, नॉट द प्रॉफिट बट द रेवेन्यू ओनली। आपके पास जो भी रेवेन्यू आता है वो आप हमारी शीट में लिख देते हैं, एंड देन वी टेक दैट डाटा टू इग्नाइट और दिखाते हैं कि जी कंपनी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। इफ यू हैव रेज एनी इन्वेस्टमेंट यू गिव दैट डाटा टू अस बोथ इन पीकेआर एंड यूएसडी, वो उनके पास रिफ्लेक्ट हो जाता है। जॉब्स क्रिएटेड, सो वी आस्क दिस थ्राइस। टोटल जॉब्स क्रिएटेड, इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएटेड, जॉब्स क्रिएट फॉर वुमेन, और उसके अलावा यूजर्स ऑनबोर्डेड। और यस, इन सम केसेस आपका एक ही क्लाइंट है तो आप उसको एक एक यूजर काउंट करेंगे। सो दैट दैट डिफर्स। और उसके अलावा वी विल बी सेंडिंग यू 2 to 3 मोर फॉर्म्स, क्योंकि जब प्रोग्राम क्लोज हो रहा होता है तो हम मार्केटिंग और सेल्स और लीड जनरेशन में भी डेटा कलेक्ट करके क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि इस स्टार्टअप ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, इतनी एफर्ट लगाई, उसके नतीजे में इसको इतने क्लाइंट मिले और उसने उनसे इतने पैसे जनरेट कर लिए, विच इज अगेन जब हम केपीआईज की बात कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, मैंने अभी पहले ही बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम स्टार्टअप की सिर्फ कैपेसिटी बिल्ड नहीं करते हैं। स्टार्टअप इज बेसिकली कंपनी, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करने का मतलब है कि उसकी एचआर की पॉलिसी बन गई हो, उसकी प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी बन गई हो, उसका बैंक अकाउंट हो, वो रजिस्टर्ड हो, कैप टेबल बना हो, दैट्स इट। ये कंपनी के अंदर यही चीजें काफी होती हैं। बट यू गाइस आर वर्किंग ऑन और समथिंग दैट इज मोर देन द कंपनी इटसेल्फ। सबसे पहले आप जो बनाते हो प्रोडक्ट या सोल्यूशन होता है। उस प्रोडक्ट और सोल्यूशन के अपने कुछ जिसे कह सकते हैं पैरामीटर्स होते हैं, उसके आउटकम्स होते हैं कि प्रोडक्ट बनी है तो प्रोडक्ट को कंसीव करने के लिए हम प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट कैनवस फिल करते हैं। उसके बाद हम लीन कैनवस फिल करते हैं, उसके बाद बिजनेस मॉडल कैनवस फिल कर लेते हैं। इतनी देर में इन 3 सेशंस के बाद, इन 3 डॉक्यूमेंट्स के बाद हमें समझ में आ जाता है कि हमने जो है मार्केट में जाना है। सो जब हम मार्केट में जाने की बात करते हैं तो हम उसको गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी कहते हैं। और इन बिटवीन वी हैव डाटा एंड अबाउट अनदर थिंग, जिसको हम कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। जब हम आप लोगों ने सब ने टैम्स एंड फॉर्म हमें दी हुई है, 1 साल पहले आप लोगों ने वो डाटा कलेक्ट कर लिया था। तो उसी टैम्स एंड फॉर्म की बेसिस के ऊपर हमें यूजर परसोना मिल जाता है। यूजर परसोना की बेसिस पे हम ये हिसाब लगाते हैं कि यार इस बंदे को अक्वायर करने के लिए हमें, या इसको कोई चीज़ बेचने के लिए मिसाल के तौर पर 1,000 रुपये लगेंगे। उस 1,000 रुपये के नतीजे में उसने हमें 2,000 रुपये दिए, मतलब ही दैट पर्सन बॉट द सर्विस फ्रॉम अस फॉर 2,000 रुपीज। तो हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 1,000 रुपये हो गया, रेवेन्यू 2,000 रुपये हो गया। और इसी का हम एक डेल्टा भी निकाल लेते हैं। तो वो जो भी एक और मैं आपको फॉर्म बताता हूँ उसमें आप शेयर कर देते हैं। कहानी ये है, बताने का मकसद ये है कि हम ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। सो वन वे ऑफ डूइंग दिस इज वी कैन गो ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन। आप चाहें तो वन बाय वन शेयर कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें। सो देर आर अराउंड 13 डॉक्यूमेंट्स इन टोटल जिनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। मैंने अभी इसकी लिस्ट शेयर की भी थी, मैं इसकी लिस्ट दोबारा शेयर कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं और हम उनको फिर एड्रेस कर लें अकॉर्डिंगली। इस पे किसी के पास कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तो मुझे बता दें। आप लोग कुछ नहीं बोलते, मुझे लगता है मेरा माइक खराब हो गया आपकी आवाज थोड़ी अटक भी रही है, वैसे वीडियो भी। एक क्वेश्चन ये था कि जो एलओआईस का आप कह रहे हैं, तो अगर ये नहीं है, लाइक हमारी कंपनी ने किसी के साथ कोई ऐसा वो नहीं किया हुआ अभी तक, तो उसकी फिर हम ऐसे ही छोड़ देना उसको, यानी इस तरीके की जो चीजें नहीं है अभी, हम उस तक पहुंचे ही नहीं है। मैं हम पहुंचा देंगे ना, इसीलिए तो कर रहे हैं। देखें, वो होता है ना, पेपर होने से पहले एक तैयारी करवाई जाती है ना, क्रैश कोर्स करवाते हैं। सो इसको क्रैश कोर्स समझ लें। इस पे पहले भी आपको जो इंक्यूबेशन टीम है उसने मीटिंग कॉल की थी, और आप में से काफी फाउंडर्स एनआईसी कराची पर फिजिकली भी आए थे, उन्होंने बात भी की थी। तो हम बस यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारे पास एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि हमें 60% स्टार्टअप से ग्रेजुएट करना है। हम चाहते हैं हम सबको ग्रेजुएट करें,
लेकिन ग्रेजुएट करने के लिए रेवेन्यू जरूरी है, और उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए होने चाहिए। सो जिसमें से कंपनी से रजिस्ट्रेशन से डॉक्यूमेंट जो जिसे कह सकते हैं कि लीगल रिलेटेड है वो ये है। और क्या है, बस लीगल का एक ही डॉक्यूमेंट है इसके अंदर। बाकी प्रोडक्ट रिलेटेड अगर आप देखें तो बाकी सब कुछ लिटरली प्रोडक्ट रिलेटेड ही है। तो पूछना ये था कि, और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये अचानक कहाँ से ये आ गया, तो ये सब चीजें आप लोगों ने बनाई हैं। यू गाइस लिटरली केम हियर एंड पिच्ड मल्टीपल टाइम्स। आपने हर महीने कई दफा पिच किया, आप अपने हर क्लाइंट को पिच कर रहे होते हैं। तो वो पिचिंग तो आपकी वहीं हो गई। इसके अलावा जो है, दिस इज अ फाइनेंशियल डिलीवरेबल मोर ऑफ अ, तो अच्छी बात है आप लोगों की वजह से मैं भी, मुझे भी अब याद हो जाएगा कि पार्टनर्स फाइनेंशियल। जो जी। मैं कह रही हूँ कि जो पार्टनर्स हैं जैसे कंपनी के हम लोग फाउंडर्स ही जो हैं, उनके दरमियान जो पार्टनरशिप डीड हुई है उसे हम एलो आईज की जगह डाल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप उसको जो है ना हमें रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में दे दीजिएगा। तो वो कहलाएगा अलायंस ऑफ, एओपी कहलाता है, इट्स कॉल्ड एओपी। वो एओपी में डालना होगा। और इसको देने का बड़ा सिंपल तरीका है कि हमने एक एक्सेल शीट आप लोगों के साथ जो बनाई हुई है ना, सो अगर आप में से कोई वॉलंटियर करे, हम उसकी शीट अगर देख लें तो आसानी हो जाएगी। If आप में से कोई एक मुझे बता दे तो हम उनकी शीट खोल लेंगे, हम उसको फिर एज अ रेफरेंस पॉइंट देख लेंगे। माइट एक्सपर्ट की खोल लें। ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे आप लोगों ने लिखी हुई है ना, हमारी ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं कि 90% इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। मुझे पता है कि बिजनेस प्लान जो आगे आता है डॉक्यूमेंट, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें यहाँ नहीं है मौजूद इस वक्त। और हमने कोड 15 ऑनवर्ड्स 14 ऑनवर्ड्स ना फॉर्म भी अपडेट कर दिया डाटा कलेक्शन का। वो होता है तो मार्केट शॉक्स जिसे हम कहते हैं कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, हाउ यू कैन मिटिगेट देम। अदरवाइज आपके पास इंफॉर्मेशन मुझे साफ नजर आ रहा है कि माइंड एक्सपर्ट ने फिल की हुई है। और ये वेट भी करती है, जो इंक्यूबेशन टीम है वो अच्छा। उसको देख भी रही होती है कि ये सही खराब है। जो माइलस्टोन अभी मैं अच्छा, वहां दिखा यहाँ रहा पे था। जो ये प्रोग्रेस डैशबोर्ड है ना, सॉरी, प्रोडक्ट रोड मैप आप कह रहे मैं कह हैं? रही हूँ कि जो पहला वाला प्रोग्रेस डैशबोर्ड था वो एडिटेबल नहीं है। अच्छा हाँ, उसको नहीं एडिट करना होगा। ये स्टार्टअप अभी जो शीट आपको नजर आ रही है ना, ये फिल करनी होती है, ये हो गई है। और वो जो असल में ये टर्म्स थोड़ी सी मिक्स हो जाती है। प्रोग्रेस माइलस्टोन की शीट लॉक्ड है, प्रोग्राम एवेल्युएशन की शीट लॉक्ड है। और इसके अंदर डाटा जो है वो फैच होकर आ रहा होता है पोर्ट रेंज से। तो एक दूसरी शीट पे जब डाटा आता है तो वहां से यहाँ पे फैच होकर के आ जाता है अटेंडेंस आप वगैरह। जी। जी, आप कुछ कह रही थी? अच्छा, मैं लेट मी कंटिन्यू। सो मैं ये बता रहा था कि जो हम स्टार्टअप्स की प्रोग्रेस मेजर करते हैं, तो आप लोग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जब प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तब यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद प्रोग्रेस शीट के अंदर यू गाइस स्टार्ट गिविंग दिस डाटा कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना जो है जॉब्स जनरेट हुई, वो सब आप यहाँ पे हमें दे देते हैं। यूजर्स वगैरह कितने आए वो सब आप यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद अब वो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि मुझे यहाँ पे उस तरह से लिखा हुआ, हाँ ये रहे ना, ये रहे। ये रहे हमारे ये बेसिकली ट्रेनिंग सेशन के उसमें, हाँ ये ऊपर लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना। उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि जी आपने इसको क्वार्टरली अपडेट करना है। उसके बाद ये आपने एक एक दफा करना है, और देयर इज अ सर्टेन वेटेज, और उसके बाद उसका स्कोर है। सो मैं इससे पहले स्कोरिंग की शीट दिखा रहा था। सो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास बने हुए होने चाहिए। इन सब पे हमने ट्रेनिंग सेशंस करवाए थे। मैं यही बता रहा था कि हम आज इस पे एक जल्दी से क्रैश कोर्स कर लेते कि ये हमें समझ में आ जाए।
अगर हमारी प्रोडक्ट सिर्फ आइडिएशन पे है ना, सिर्फ आइडिएशन पे, तो सबसे काम का डॉक्यूमेंट हमारे पास ये होता है। और अगर हम आइडिएशन से आगे भी जा चुके हैं तो हमें वापस आकर के इसको आसानी से फिल कर लेना चाहिए। रीजन क्या है इस डॉक्यूमेंट का, और ये वाले मतलब आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी समझ में आ गई और कंपनी इंफॉर्मेशन भी समझ में आ गई। द रेस्ट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, दे आर हेयर टू बिल्ड योर कैपेसिटी एज अ फाउंडर। कि आप एज अ फाउंडर जो है, आपका जो थिंकिंग का तरीका है, अगर वो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और आपको सिस्टम थिंकिंग में ले आए, तो आप बार बार प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप बार बार कंपनीज बना सकते हैं। और ये सबसे अहम बात है कि एक कंपनी, अगर कंपनी डेवलप होती है, दैट कंपनी कैन क्रिएट मोर प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट इट सेल्फ डेवलप हो जाती है तो दैट प्रोडक्ट कैन गो इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, सुपर ऐप बन सकती है। और इन सबसे ज्यादा पावरफुल फाउंडर होता है। अगर फाउंडर को प्रोसेस समझ में आ गया तो फाउंडर मल्टीपल कंपनीज बनाता है, तो इससे पूरा जो प्रोसेस है वो कंपाउंड हो जाता है। सो इसके अंदर एक बेसिक चीज है कस्टमर सेगमेंट। ये वही होता है जिसको हम कहते हैं ना क्लाइंट, हुज योर क्लाइंट। आपने यहाँ पे ऑलरेडी डाटा एंटर किया हुआ है, तो जो बाकी यहाँ पे स्टार्टर्स मौजूद है उन्होंने भी इसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेनी होती है कि हमारा कस्टमर वगैरह कौन है। इसके अलावा जो है उसके बाद प्रॉब्लम, ये पेन पॉइंट्स हम पूछ रहे होते हैं, उसकी उसकी जो है फ्रीक्वेंसी पूछ रहे होते हैं। अभी मैंने देखा कि एक आसान घर ने इसको ज्वाइन किया, तो जाहिर सी बात है उनके केस में प्रॉब्लम इज डिफरेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी इज अगेन डिफरेंट। यहाँ पे वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि जी इट्स डेली प्रॉब्लम, तो आपने उसको किया हुआ है। उसके बाद ट्रिगर्स टू एक्ट, वो क्या है कि क्यों लोग उस तरफ आते हैं। और ये जो जिन्होंने नहीं फिल किया उनके केस में इट्स सिंपलर फॉर्म, उसके अंदर सारे डाटा ने पहले से डला हुआ है। लोगों के बिफोर एंड आफ्टर इमोशन, ये समझाने की बात इसके पीछे यही होती है कि जिसको हम यूएसपी कह रहे होते हैं, यूवीपी कह रहे होते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि ये बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है, हम ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी इस तरह से बेहतर कर देगी। वही आपने लिखना होता है, आपने यहाँ पे बिल्कुल बिफोर एंड आफ्टर लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में ऊपर जाते हैं तो 4 के बाद 5 यहाँ पर आते हैं, और उसके अंदर है अवेलेबल सोल्यूशंस। अगर आप कहते हैं ना कि हु आर योर कॉम्पिटिटर्स, बेसिकली कॉम्पिटिटर से रिलेटेड है। अगर आप कह रहे हैं हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो दिस इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग कि व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। अब यहाँ पे, और मैं किस स्टार्टअप की एग्जांपल, वही मैं अगर आसान करके एग्जांपल दूं, सो उनके ऑल्टरनेटिव्स में बैंक्स मौजूद हैं। बैंक्स जो है डेट फाइनेंसिंग करते हैं, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी है। इन लोग कमेटी डाल के भी अपने घर खरीदने की कोशिश करते हैं, लोग लोन शार्क के पास भी चले जाते हैं और कुछ ना कुछ सामान गिरवी रखवा के भी पैसे उठा लेते हैं। तो जहां जहां से पैसे उठाए जा सकते हैं वो सारे जो हैं, दे ऑल बिकम ऑल्टरनेटिव्स। एंड जरूरी नहीं है कि वो गुड ऑल्टरनेटिव्स, दे आर बैड ऑल्टरनेटिव्स, दैट्स व्हाई वी आर बेटर देन देम, और हमने सोल्यूशन इनसे बेहतर बनाया है। उसके बाद कस्टमर की कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये आगे आपको कस्टमर पर्सोना में भी काम आ जाता है कि कहाँ आकर के आपका कस्टमर अटक रहा है, वो कहाँ आकर के फंस रहा है। उसमें अगर वही वाले कि जिसका कंस्ट्रेंट पैसों का है, तो हमारी प्रोडक्ट अफोर्डेबल होनी चाहिए। देयर हैज टू बी एन अफोर्डेबल वर्जन ऑफ आवर प्रोडक्ट अवेलेबल। सिमिलरली, अगर उसका चैलेंज जो है वो एक्सेस का है, आपकी प्रोडक्ट बड़ी जबरदस्त है लेकिन आप बैठ करके बहरिया टाउन में अपनी प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपने एक बड़ा जबरदस्त स्टोर बना दिया लेकिन बहरिया टाउन में, और वो बंदा जो है वो सदर में रह रहा है और वो वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो देयर हैज टू बी सोल्यूशन अवेलेबल। इन केस ऑफ एनआईसी कराची दिस अप्लाइज टू अस एज वेल। लोग कहते हैं एनआईसी दूर है और सड़क खराब है, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आज हम ये सेशन ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये यही वो चीज होती है कि जी कस्टमर, इन आर केस यू गाइस आर द कस्टमर द स्टार्टर्स, सो वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन और वे अराउंड। एक और चीज उसके साथ, सॉरी मेरी गिनती थोड़ी सी हो गई, 5 6 7, तो फिर अच्छा हाँ 8 नीचे आता है। तो 6 के बाद हम 7 देख लेते हैं कि जी उसके बिहेवियर और उसकी इंटेंसिटी क्या है। कि वो प्रॉब्लम जैसे है वो, जैसे हमने पहले भी वो चीज देखी थी, नीचे वो ट्रिगर्स क्या थे, उसी को फर्दर एक्सप्लेन किया बिहेवियर्स। और ये सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये दिस टूल इज इजियर देन डिजाइन थिंकिंग इटसेल्फ। डिजाइन थिंकिंग का टूल ज्यादा जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और यहाँ भी वही वाली बात होती है कि जब आप कस्टमर से बार बार मिलते हैं ना, तो हम उसी को यहाँ पे वर्बलाइज कर रहे हैं कि वो रवैया कैसा है, वो अच्छा या बुरा। अमूमन यहाँ पे कोई टेंशन, जिसे हम फ्रस्ट्रेशन कह रहे होते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन को हम हल करने के लिए वी आर रेडी टू पे, वी आर ऑलवेज, वी कैन ऑलवेज पे। तो वो क्या है, वो क्या परेशानी है, उसका यहाँ पे लिखना होता है 7 में। उसके बाद 8 है। 8 इज अगेन रिलेटेड टू योर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी।
आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? आप सबको जरूरत नहीं है फेसबुक पे मार्केटिंग करने की, सबको जरूरत नहीं है व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करने की। आप में से कुछ को बिल्कुल जरूरत होगी आप अखबार के थ्रू मार्केटिंग करें। आप में से कुछ के लिए जरूरी होगा कि आप टीवी के जरिए मार्केटिंग करें। फॉर यू इट इज मैंडेटरी टू गो टू एक्सपोज। तो वेरी करता है, वो वेरी कैसे करते हैं कि अगर आपका कस्टमर एक बिजनेसमैन है, और वो बिजनेसमैन जो है वो सोशल मीडिया यूज नहीं करता, बड़ा जैसे कहते हैं ना बुजुर्ग 60-70 साल के अंकल हैं, कर लेते हैं, वो लोग भी कर लेते हैं, लेकिन वो वहां पे ना काम की बात नहीं पकड़ते हैं, वो वहां पे मीम्स वगैरह देख लेते हैं। तो उन वो लेकिन वो अखबार जरूर पढ़ते हैं। और अगर आपने अखबार पढ़ने वाले अंकल को चीज बेचनी है तो अखबार में आपकी आपकी खबर या आपका ऐड आना चाहिए। ऐड लगवाने के पैसे लगते हैं, खबर बगैर पैसों की लगती है। खबर के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सेमिनार कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसमें मीडिया को बुलाना पड़ता है। सो दीज आर आवर कॉग्स एंड व्हील्स, या लीवर्स हम इन्हें कह रहे होते हैं। कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि आपके अखबार में खबर लग गई, एक अंकल ने पढ़ लिया, अंकल ने पढ़ लिया, तो कॉल टू एक्शन वो बन जाएगा, एंड दे कैन बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम यू, और दे कैन नो अबाउट यू। और अगर आप अगेन B2B की सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं और आप एक्सपो गए हैं, तो एक्सपो के अंदर आपने लोगों से दबा के जो है उनके विजिटिंग कार्ड कलेक्ट करने होते हैं, उन सारे डेटा को आपने एक्सेल में कन्वर्ट करना होता है। यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग कोल्ड कॉल्स एज वेल एज ईमेल्स। ये हो गया। बट इन सम केसेस अगर आपको इन सब की जरूरत नहीं है, तो गूगल एड्स आपके काम आ रहे होते हैं। तो ये तमाम चैनल्स हैं जिनके जरिए आप उन तक पहुंचते हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। 8 के बाद हम 9 पे देखते हैं प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है। ये बहुत जरूरी है समझना कि हम अगर हमें रूट कॉज नहीं पता होगी तो हमें कोई और आकर के हमारी मार्केट को ना डिसरप्ट कर देगा। कि अगर हमें इन केस ऑफ NIC कराची, वाई NIC कराची एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि लोग कारोबार शुरू करना चाहते हैं और उनको वो उस तरह का ना इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, उस तरह की गाइडेंस नहीं मिलती जैसी चाहिए। वो कहाँ मिल जाए? अगर यही सारी गाइडेंस और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल लेवल पे मिल जाए, आप स्कूल से बिजनेस शुरू कर देंगे, कॉलेज में आएंगे और अच्छा करेंगे, यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आप तो जबरदस्त बिजनेस करते हुए सामने आ रहे होंगे। लेकिन ये तमाम इस तरह का स्पेस नहीं मिलता, इस तरह की गाइडेंस नहीं मिलती है। दिस इज वाई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट। तो ये किसी हॉस्पिटल भी अगर आपने जो कोई हेल्थ का सोल्यूशन दे रहा है, तो उसको रूट कॉज जरूर पता होनी चाहिए। जैसे कि माइट एक्सपर्ट का अगर हम डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, तो माइट एक्सपर्ट ने कहा कि भाई पीपल आर एलर्जिक ना। तो अगर आपने उन एलर्जेंस को मार्केट में से गायब कर दिया, उन दरख्तों को ही उड़ा दिया आपने जिनकी वजह से कोई बीमार हो सकता है, और उनकी जगह कोई सेहतमंद दरख्त लगा दिए, तो ओवरऑल डिजीज बर्डन ही कम हो जाएगा। हमें पता जरूर होना चाहिए, इसकी वजह से वी कैन बिल्ड न्यू प्रोडक्ट्स। और फाइनली आपका सोल्यूशन क्या है? तो आप सबका सोल्यूशन आप सबको मालूम है, हमारे पास भी लिखा हुआ है। सोल्यूशन वाला पार्ट तो हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है ना, कि व्हाट द सोल्यूशन, व्हाट द प्रॉब्लम वाज द सोल्यूशन। हम उसी को थोड़ा सा हमने ब्रेक करके इसके अंदर लिख लिया। ये ये क्लैरिटी हो गई सबको। और आप मुझे, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो ये साथ साथ अब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट खोल के ना ये अपडेट कर लें। सही है? हेलो? मिल नहीं रहा। मुझे ये पूछना था कि जो जो चीजें लॉक्ड हैं, जैसे हमारी मेन जहाँ पे सारी आ रही है इंफॉर्मेशन, वहां पे अगर हमें कोई चीज चेंज करवानी हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? जैसे हमें रोल्स हो गए। ये बात आपने बिल्कुल सही की है। ये भी जो सेम पर्सन ना जिन्होंने ये लिखा है कि ये इसके अंदर बिल्कुल रिपीटिशन है। सो पर्पस ये है कि आप जब इसको रिपीट करते रहते हैं ना, तो आइदर यू विल फाइंड समथिंग न्यू, कि हमने इसको जो है वहां लिखा था, आप बिल्कुल लिटरली यू कैन कॉपी पेस्ट इट। अगर आपसे हम पूछ रहे हैं कि हु इज योर कस्टमर, और वो आपसे 4 दफा दफा पूछा गया, आप हर दफा लिखेंगे कि लोरलाई ऑलिव्स के लिए द कस्टमर इज द वन हु वांट्स टू बाय हाई क्वालिटी ऑलिव्स। और अगर वो बंदा थोड़ा सा और आगे जाके सोचता है कि कोई बंदा ऐसा भी होगा इसमें फिट होगा आपके पास, जो कि पाकिस्तान से प्रोडक्ट सोर्स खरीदना चाहता है, एक हाई क्वालिटी वाला, उसको हैरत जरूर होगी कि पाकिस्तान में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो आपसे बाय करेगा। दूसरा जो पाकिस्तान से ही खरीदना चाहता है, कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो कह रहा है कि जी मिडिल ईस्ट में सर्टेन कंट्री से मुझे खरीदना है, सर्टेन कंट्री से नहीं खरीदना है, तो वो भी आपका क्लाइंटेल में फॉल करता है। उसके बाहर जिसने जिसकी कुव्वत खरीद ही नहीं है, उसको आप बेचेंगे भी नहीं। तो ये, और यही बात आपने हर जगह रिपीट कर देनी होगी। तो एवरी टाइम ये बार बार करने का मकसद क्या है? कि आपको ये याद हो जाए। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ना, सो आई हैव गिवन दिस एक्सप्लेनेशन। मैं खुद काउंट भूल गया हूँ, लेकिन
20-30 दफा तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं एनआईसी की प्रेजेंटेशन तो गिन के बता सकता हूँ कि मैं अब तक प्रेजेंटेशन भी 30 दफा दे चुका हूँ। तो मुझे याद हो गई है। हमारा मकसद ये है कि आपको ये सारी कहानियां याद हो जाए, कि कोई बिल्कुल नया स्टेप नहीं लिखना है। यू हैव टू कॉपी पेस्ट दिस। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि एवरी टाइम अराउंड जब हम दूसरे कैनवस पे शिफ्ट होते हैं, तो देयर इज ऑलवेज समथिंग जो कि पहले अगर नहीं लिखी थी, तो अब वो आपको याद आ जाएगी, वो आप लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दी गई है। वो बेसिकली बस मुझे थोड़ा सा वो लग रही है। मैं सिर्फ ओरिएंटेशन थोड़ी सी अपडेट कर देता हूँ, तो ये इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, सेम बात आ गई कि जी व्हाट्स द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिखी हुई है, सोल्यूशन क्या था वो भी लिख दिया, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन आगे दे दी है, अनफेयर एडवांटेज दे दिया। हालांकि इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से रीड करते हैं, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट रीड करते हैं, इसको आगे बढ़ रहे हैं। अनफेयर एडवांटेज क्या है एग्जैक्टली कि जो फाउंडर्स, अनफेयर एडवांटेज इज द फाउंडर्स, के फाउंडर्स जो हैं वो अगर उनको अपना काम प्रॉपरली आता है, आपके पास सीटीओ मौजूद है, और जरूरी नहीं है कि सीटीओ का मतलब जो है वो टेक डेवलपर है। सो फॉर एग्जाम्पल लोरालाई ऑलिव्स के केस में एक्सेस टू दोज ऑलिव्स, आपके ऑलिव्स अपने हैं, आपको आपके पास वो कोल्ड प्रेस मशीन है और वो आपको ऑपरेट करना आती है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद आपने उसकी कुछ ब्रांडिंग पैकेजिंग करनी है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और आपने उसको सेल करना है। आसान घर के केस में मोर देन सीटीओ यू नीड अ सीएफओ, जिसको एक्चुअल फाइनेंस पे काम करना आता है ना, कि जी मैंने नंबर्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, नंबर्स को खुद कैसे समझना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट बिकम्स योर अनफेयर एडवांटेज। कस्टमर सेगमेंट फिर रिपीट हो रहा है। वहां पे भी वही था कि जी हु इज योर कस्टमर, उसको समझे, उसकी डेमोग्राफिक्स और साइकोग्राफिक्स को समझने की जरूरत होती है। जब हम टेम्स एंड सॉम कहते हैं ना, तो सॉम बहुत इज द क्लोजेस्ट कस्टमर सेगमेंट, इसको हम आइडियल कस्टमर कहते हैं, कौन खरीद लेगा, उसी को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना होता है। उसी के फिर मजीद एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स वहां पे भी आ रहे थे, यहाँ पे भी आ रहे हैं। की मैट्रिक्स बहुत जरूरी है। जैसे की मैट्रिक्स हमारे केस में, द की मैट्रिक्स आर दीज डॉक्यूमेंट्स, के आप ये प्रोसेस जब कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो ये इन्फॉर्मेशन आप इंटरनलाइज कर लेते हैं, आप घोल के पी जाते हैं। तो आपके जो की मैट्रिक्स है वो आप यहाँ पे लिख देते हैं कि ये है। अच्छा, उसी को एक्सप्लेन करने का यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन का एक और तरीका होता है, जिसको हम कहते हैं हाई लेवल कॉन्सेप्ट। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें चलेगा, कोई मसला नहीं है। ये कुछ लीन कैनवासेस में होता है, कुछ में नहीं होता है। चैनल्स, चैनल्स वहां पे भी लिखे हुए थे कि बिहेव आपके लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं। अर्ली अडॉप्टर्स इज अनदर वर्जन ऑफ योर कस्टमर सेगमेंटेशन, कि पहले कौन बाय करेगा और बाद में उसके बाद कौन बाय करने आता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ना, सो यू यू फाइंड अनदर थिंग हियर, कि ये बेसिकली ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये डिवाइडेड है कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कहलाता है, ये कहलाएगा, अगर मैं इसको इस तरीके से करके देखूँ ना, तो ये एक पूरा ऐसे बनता है, फिर एक अदर साइड है, और उसके बाद ये कलेक्टिवली जो है ना कॉस्ट स्ट्रक्चर वाली जो है, ये अलग होता है। इसे हम डीबीएफ कहते हैं, डिजायरेबिलिटी, वायबिलिटी एंड फीजिबिलिटी। सो वन पार्ट इज डिजायरेबिलिटी, जो प्रॉब्लम साइड है वो डिजायरेबिलिटी में आ रहा होता है सारा, और दिस साइड जो है ये आ जाता है इसकी, मैं भूल जाता हूँ वाइबिलिटी और फीजिबिलिटी का फर्क, बट आई बिलीव दिस इज द वाइबिलिटी पार्ट। और जो नीचे है ये फीजिबिलिटी पार्ट है, कितने पैसे लगेंगे इस काम को शुरू करने में, और कितने पैसे हम कमा लेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने डिफाइन किया हुआ है, बट आपने ना नंबर्स नहीं लिखे हुए। तो अगर हमने इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर स्कोर करना होता है ना, तो नंबर कटेंगे। रॉ मटेरियल फॉर्मुलेशन, सवाल ये है कि रॉ मटेरियल जो है वो कितने का आएगा। बिल्कुल रॉ मटेरियल चाहिए। टेस्टिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस करवानी पीसीआईएसआईआर से, कितने की होगी। मार्केटिंग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बिल्कुल आएगी, कितनी आएगी। मार्केटिंग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, कि जो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ योर कस्टमर है ना, उसका 1/3 होना चाहिए, दैट बिकम्स योर मार्केटिंग कॉस्ट, दैट बिकम्स योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, अगर आपने इसको दुकानों पे रखवाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स सप्लाई होगी, वरना आप एक वेबसाइट स्टैब्लिश करेंगे और घर को ही वेयर हाउस फिलहाल बना देंगे। होस्टिंग एंड डिजिटल टूल्स, बिल्कुल आएगा कि आपने एक वेबसाइट की, अगर आपने बाय किया है डोमेन, तो 2, 2.5, 5 हज़ार रुपए का डोमेन है, उसी के साथ आपकी ईमेल आ जाती है, तमाम चीजें आ जाती है। पीपल एंड ऑपरेशंस, अब यहाँ पीपल एंड ऑपरेशंस डिफाइन नहीं है कि इस टीम में कितने लोग हैं, उनकी क्या तनख्वाहें हैं, वो यहाँ पे आएगा, ये कॉस्ट में आ जाएगा सारा। और जो आपका रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, कि हम कहाँ से कैसे कितना कितने पैसे कमाएंगे, तो यहाँ बिल्कुल आपने लिखा है कि जी डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल, एक एक करके बोतल बेचेंगे, ये नहीं आपने कहा कि रिटेल करेंगे, आपने कॉस्ट नहीं लिखी।
बंडल पैक्स हम डिस्काउंट देंगे, आपने कॉस्ट नहीं दी, एक बंडल में 2 बोतलें होंगी, 6 बोतलें होंगी, तो वो नंबर बेचेंगे। रिपीट परचेज रिफिल्स, बिल्कुल कि लोग आपके पास सेम बॉटल लेकर के आ सकते हैं फॉर रिफिल्स, बट हाउ मच अ रिफिल विल कॉस्ट? सो अगर द मेन बॉटल वॉज 100 रुपीज एंड बंडल बॉटल वॉज 80 रुपीज, रिपीट परचेज पे रिफिल के ऊपर यू कैन डू दैट फॉर 60 रुपीज। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे 100 वाले इतने आने चाहिए, 80 वाले इतने आने चाहिए, इवेंचुअली ये लोग 60 वाले में कन्वर्ट हो जाएं, और हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमें पड़ती हो 40 रुपए की। तो 40 रुपए की पड़ेगी तो फिर ये सब अपने आप ही सही होना शुरू हो जाएगा। और फॉर आपने लिखा कि फ्यूचर प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, इसको आपने रेवेन्यू स्ट्रीम में लिखा हुआ है, दिस इज मोर ऑफ अ केपीआई थिंग, इसको तो केपीआई में जाना चाहिए इस वाले को। और की मैट्रिक्स में आपने लिखा है वन मैट्रिक दैट मैटर्स, नंबर ऑफ बॉटल सोल्ड, कि कितनी बोतलें बेची हैं सबसे ज्यादा जरूरी ये है आपके लिए। कस्टमर वैल्यूएशन कि आपने, हाँ ठीक है, लेकिन बात वही है कि हाउ मेनी बॉटल्स यू वांट टू सेल, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। कि आपने, अगर आपने ये कहा कि जी दिन की इतनी बेचनी है, साल की इतनी बेचनी है, वो हर, इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं। हमने कितने पैसे कमाने हैं, अगर हमने ये तय कर लिया, तो हम उसको उसको डिवाइड कर देंगे कि हमने इतनी बोतलें बेचेंगे कितने पैसे कमा लेंगे। हमने साल के 50 लाख रुपए कमाने हैं, और हमारी बोतल 100 रुपए की है, तो हम लिटरली यहाँ पे जा करके ना, अगर ये माइट एक्सपर्ट की टीम यहाँ मौजूद है तो मुझे आप लोग सही नंबर गाइड कर दें, तो मैं आप लोग को वो सही नंबर अभी के अभी बता दूंगा ना, कि अगर मुझे लिटरली 50 लाख रुपए कमाने हैं ना, तो मैं वो लिख देता हूँ 2 मिनट हम टाइम। बॉटल्स के हिसाब से बता सकते हैं कि हम, एम आई ऑडिबल? जी जी, यू आर ऑडिबल। अच्छा, मैं कही थी हम बॉटल्स के हिसाब से बता सकते हैं कि हमारा गोल ये है, हमने अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स में जैसे 500 बॉटल्स सेल करनी है, और पर बॉटल हमारी 1200 PKR की है। तो अच्छा, और आपका मंथली टारगेट है 500 बॉटल्स ना? जी। आपका मंथली टारगेट जो था दैट बिकम योर 500 बॉटल, तो आपका जो ईयरली टारगेट है इन टर्म्स ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का तीन टारगेट, महीनों का, 3 मंथ्स क्वार्टरली। तो इसको मैं क्वार्टरली कर देता हूँ। बस सिंपल है, आप इसको अगर आपने मंथली निकालना है, तो आप इसको कर देंगे इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 3। आपको महीने का भी मिल गया, आप इसको डेली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप यू कैन लिटरली कन्वर्ट दिस टू एन आवर्ली या डेली, डेली के अंदर कि जी मुझे हर घंटे अगर हम इतना इसको बेचेंगे, तो हमारा जो है वो टारगेट अचीव हो जाएगा। तो आपने दिन की 5-5.5 बोतलें बेचनी है, बस दिन की 5.5 बोतलें बिकेंगी, तो क्वार्टर की 500 बिक जाएंगी। और पर कॉस्ट ऑफ बॉटल अगर आपकी जो है आप चार्ज कर रहे हैं, तो आपका इसके हिसाब से आप एनुअल भी निकाल लें। अरे भाई, क्या हो गया? Equal, 2000। आपने साल में 2,000 बोतलें बेचनी है, और अगर आप ये 2,000 बोतलें बेचेंगे तो आपके रेवेन्यू जो है वो आ जाएगा कितना? सेकंड, इतनी अच्छी मैथ्स भी नहीं है मेरी, मुझे जाके यहाँ से इसके अंदर कॉमा ऐड करो ऐसे। एक्सेल ही सही काम कर रहा है मेरे पास लिटरली। आपके साल के 24 लाख हो गए, अच्छी बात है। अब 24 लाख रुपए की जो बोतल है वो आपको कितने की पड़ती है, मतलब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? अभी जो है वो हम लोगों ने
अभी दोबारा कॉस्ट कैलकुलेट किया और हमारी फिक्स कॉस्ट काफी ज्यादा चीजों की आई है बिकॉज हमने घर पे सेटअप किया है। हम्म। सो अभी हमारी कॉस्ट जो है वो 750 है पर बॉटल, हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है। और विद सेल्स वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी बिकॉज अभी तो हम लोगों की जो टारगेट है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, जो क्वार्टरली टारगेट है। सो बात ये थी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर देते तो आपके पास बचा है 1200 में से 750 गए। प्रॉफिट। तो हाँ, इसको आप प्रॉफिट कह रहे हैं। और बार बार जो है, समझने वाली बात जो बात है ना इसके अंदर वो ये है कि 1200 में 750 निकाल दिए, 450 रुपये। ये अभी भी आपको इसके अंदर से एक जी। कॉस्ट और निकालनी पड़ेगी, और वो होगी कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग अ कस्टमर। सो कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग अ कस्टमर आप कैसे निकालेंगे? कैक, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ट्वेल्व आपकी हंड्रेड आवाज डिवाइड। बहुत ज्यादा कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अभी आपको आवाज साफ आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा, चलिए मैं लैपटॉप के थोड़ा और करीब होके बैठ गया हूँ मैं। कर अभी अभी आवाज में कोई फर्क आया, सेम है या कम ज्यादा तो नहीं हो गई? अब थोड़ी बेहतर है अब क्लियर आ आवाज। रही है। अब मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, तो मेरी तरफ खराब हो गई। दिल वॉइस क्लियर है, बहुत आवाज आपकी। क्लियर है। जी जी, ये लैपटॉप में कुछ चैलेंज था, अभी आप लोगों की आवाज गायब हो गई थी। सो प्रॉफिट हमने बेसिक से एक निकाला कि जी 450 रुपये बन रहा है, लेकिन हमने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी निकालनी है, तो वो भी इसमें ऐड होगी। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? दैट्स वन थर्ड ऑफ योर प्रोडक्ट। कि आपने 1200 की बेचनी, 400 रुपये मार्केटिंग पे लगाने पड़ेंगे। 400 रुपये बोतल का लगाना पड़ रहा है हमें मार्केटिंग पे। तो हमें या तो वी हैव टू फिर रिड्यूस करने की जरूरत होना यही चाहिए कि जी कैक हमारा कम होता जाए, रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा बढ़ता जाए। ये सबसे अहम बात है। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, तो फिर मतलब उसके हमने ऊपर जो प्रोडक्शन कॉस्ट आपको जी बताई है, जी जो प्रोडक्शन कॉस्ट बताई है इसमें मार्केटिंग एक्सपेंस शामिल करके बताया, क्योंकि अभी हमारा जो है वो मार्केटिंग एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो वो फिर एक्सपेंस बॉटल की कॉस्ट में ही शामिल हो रहा है। उसको हम अगर अलग करेंगे तो वो, बिकॉज कमीशन बेस्ड मार्केटिंग है हमारी, तो वो पर बॉटल जो है वो 150 रुपीज है डिसाइडेड। विच इज एक्चुअली बेटर। वो तो अच्छा नंबर है कि अगर आपका कैक 400 नहीं बन रहा है, 150 बन रहा है, और 1200 की बोतल जा रही है, तो 10% कुछ बन रहा है, विच इज गुड। तो ये सिर्फ नंबर्स को जब आप वर्बलाइज कर ले तो ये लिखने की क्या जरूरत है कि एक कंपनी में एक से ज्यादा फाउंडर्स हैं। तो दिस बिकम्स योर प्ले बुक कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमने तरक्की कैसे करनी है, हम कहाँ तक सोच चुके हैं, हमें कहाँ से आगे बढ़ना है। तो आप ये नंबर्स यहाँ पे जब क्लियर करके लिख देते हैं ना, तो उसी की बेस पे इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू हम्म। मूव फॉरवर्ड। इसी का जरा सा एक्सप्लेन किया, जिसे कह सकते हैं कि इम्प्रूव वर्जन है, होता है बिजनेस मॉडल कैनवस। इनफैक्ट इट वाज द अदर वे अराउंड। बिजनेस मॉडल कैनवस जो है वो पहले बना था, और उसके बाद लीन कैनवस जो है वो एक आसान शक्ल में सामने आया था कि दिस वाज एन इजियर वर्जन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो अब लीन कैनवस जो है वो वैसे तो लीन कैनवस को हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, कस्टमर सेगमेंट, सेम रिपीटिशन के किसको बेचेंगे। आपने कहा कि जी हम इन लोगों को बेचेंगे, आपने फिल भी किया हुआ डाटा, अच्छी बात है। उसके बाद है कि जी कस्टमर से किस किस्म का रिलेशनशिप आप मैनेज वो करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे। तो आपने कहा कि हम डायरेक्ट इंगेजमेंट करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, लॉयल्टी प्रोग्राम्स करेंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, एक अच्छा है वो बन जाएगा आप लोगों का कि यू विल नॉट बी जस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स, बल्कि आप उनके लिए कंसर्न है। दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद जो है वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, हाउ यू गाइस आर मेकिंग देयर लाइव्स बेटर। सो यहाँ पे आपने जो लिखा हुआ है वो है कि न्यूट्रलाइज एंड किल dust allergens, reducing respiratory issues। तो सही है वो आपने लिखा हुआ है, दिस कैन बी अपडेटेड, लेकिन दिस इज फाइन फॉर मी। इंफॉर्मेशन मौजूद है वैल्यू प्रोपोजिशन। बात वही होती है कि वैल्यू प्रोपोजिशन इज मोर ऑफ मोर अकिन टू अ पिच। हम आगे जाकर के वो भी देख लेंगे।
की एक्टिविटीज क्या करेंगे? सबसे पहले आपने कहा कि जी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्वालिटी कंट्रोल करनी है। उसके साथ फॉरन आपने लिखा रेगुलेटरी कंप्लायंस सर्टिफिकेशन, वो आपने पीछे भी लिखा था कि जी पीसीएसआईआर के वो कागज वगैरह लेने होते हैं। फिर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करनी है, यानी कि उसका ब्रांड डेवलप कर लिया, फिर कैंपेन रन करेंगे, उसके नीचे सेल्स होगी। उसके बाद कस्टमर फीडबैक और सपोर्ट आ रही होगी। की पार्टनर्स कौन है? तो एसेंशियल ऑयल केमिकल सप्लायर, बिल्कुल सही है, आप सप्लाई चेन कहते हैं वो। स्प्रे बॉटलर, ये आप लोगों ने प्रोक्योर करनी होती है, फिर इसको एक जगह कंबाइन करना है, यानी बोतलें भरनी है, पैकेजिंग करनी है। अच्छा, उसके बाद आपने एक चीज और लिखी है कि दीज आर द पीपल हु कैन, जिनके जरिए आप इसको रिकमेंड करवा सकते हैं। तो वो आपने लिखा हुआ है, और कोरियर कंपनीज के जरिए ये डिस्पैच होगा। और रिटेल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी जो है आप यू कैन रीच आउट टू पीपल, जैसे दराज वगैरह के ऊपर अगर आप प्रोफाइल बनाते हैं तो वहां से हो जाएगा। कि रिसोर्सेज क्या थी इसके अंदर, के एसेंशियल ऑयल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सप्लाई चेन है। सही लिखा हुआ है, सही सही बना हुआ है। आपकी तो अच्छी एग्जाम्पल है, आप लोगों ने तो मसला हल कर दिया। मुझे तो उस टेंशन वो हो रही कि जिन्होंने नहीं फिल किया ना, वो फिल करें इसको। चैनल आपने लिखे हुए कि जी ऑनलाइन है, फार्मेसीज हैं, B2B की पार्टनरशिप्स हैं। दवाओं के सीईओ वैसे NIC आए हुए थे आज। तो जो अच्छा अच्छे काम करके गए स्टार्टअप, उसको हम कनेक्ट करवा देंगे भैया आगे। तो हम मिलवा देंगे, सेल्स आप लोग खुद कर दीजिएगा। सेम वही चीज़ है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स और कॉस्ट स्ट्रक्चर। यहाँ कॉस्ट स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम देयर, लेकिन ये सिर्फ हेडिंग है। मेरा एक रिकरिंग चैलेंज है, मैं NIC के बाहर भी नहीं जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज वगैरह में लोग हेडिंग्स डालते हैं, उसके नीचे नंबर्स मेंशन नहीं करते हैं। R&D कॉस्ट कितनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग की कॉस्ट कितनी होगी, मार्केटिंग कितनी होगी, लॉजिस्टिक्स कितनी होगी, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस की फीस कितनी होगी। So regulatory and compliance is something which is basically capex, और उसके बाद लॉजिस्टिक्स इज फॉर श्योर ओपेक्स, ये हर महीने हर दिन का खर्चा है। मार्केटिंग के एक्सपेंसेस आपके ओपेक्स में आ जाएंगे, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग कॉस्ट। सो अगर उसकी डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो वी कैन से दैट इट्स कैपेक्स थिंग, वरना ये ओपेक्स है। R&D अगेन इट्स मोर ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, की ये वन टाइम एक मेजर कॉस्ट है, वो करने की जरूरत है, पता ही होना चाहिए। और अगेन मैं ये भी नहीं कह रहा कि जी मेरे लिखे हुए लेवल से बिल्कुल ठीक है। आप खुद इसको डिफाइन करते हैं कि हमने कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। यू कैन रीस्ट्रक्चर इट ऑन द बेसिस ऑफ ओपेक्स एंड कैपेक्स। कैपेक्स का मकसद ये होता है कि वन टाइम मेजर कॉस्ट कैपेक्स में जाती है, और उसके बाद जो रिकरिंग होती है, जो डेली और मंथली के बेसिस पे रिकरिंग होती है, वो दैट्स योर ओपेक्स। तो ये हमें पता होनी चाहिए ये है कितनी। और हम जब ये कर लेते हैं ना, खर्चा लिख देते हैं, तो हमें समझ में आता है। जैसे आपने कहा कि जी बोतल 1200 रुपए की है, क्वार्टर में बेचेंगे 500, साल में बेचेंगे इतनी, इतने पैसे कमाएंगे। अहम बात यह है कि जितने पैसे कमा रहे हैं, लगा कितने रहे हैं। आपने इसमें सैलरीज नहीं लिखी हुई है, तो वो सैलरीज कहाँ काउंट होगी? So, या तो आप अपनी सैलरीज को इन हेड्स में डिवाइड कर देंगे, क्या आप अपनी सैलरी R&D में डाल देंगे, या आप मार्केटिंग में डाल देंगे, तो योर सैलरीज हैव टू बी एडजस्टेड हियर। लिख ही देता हूँ वरना। तो अगर आपने अपनी ये पता होगा कि हमने साल में खर्चा कितना किया या कितना करेंगे, और उसके नतीजे में फिर कमाने से ज्यादा ही है। कि आपने लिखा कि डायरेक्ट सेल्स करेंगे, तो ये है कि 1200 की सेल करेंगे, 750 की हमें पड़ी थी, उसमें कुछ बचत होगी, तो वो बचत कितनी हो रही है, और हम हमने उसी को तो इंक्रीज करना है। बिल्कुल सही लिखा है जी, बल्क सेल्स करनी है। कितनी करनी है? आपने लिखा था ना कि वन मैट्रिक दैट मैटर्स, की बोतलें बिके, कितनी बिके। अगर आप कह रहे हैं 300 बेचें, अहम बात यह है अगर 300 बोतलें बेचने के बाद भी आप लोगों का आखिर में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो फिर देन दैट बिकम्स अ बिगर चैलेंज। तो 300 नहीं, शायद 500 बेचें, 1000 बेचें, दैट्स अ मेन आइडिया। अब हम कस्टमर पर्सोना पर आ जाते हैं। तो कस्टमर पर्सोना ये है कि जी किसको बेचनी है और कौन खरीदेगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल लिखा हुआ है, ट्रेंड्स लिखे हुए, नेगेटिव ट्रेंड्स भी लिखे हुए हैं, आपने पॉजिटिव ट्रेंड्स भी लिखे हुए हैं, कि मसला क्या होता है, उसका हल क्या होता है। और उसके बीच में आपने अपॉर्चुनिटीज एंड वर्क रिलेटेड आउटकम्स लिखे हुए हैं। होप्स भी डिफाइन करनी है कि जी हमारी उम्मीदें क्या हैं, हमारी ज़रूरियात क्या हैं, हमारी टेंशनें क्या हैं। कि अपनी ही लिखनी है ना, या उनकी लिखनी है? यार ये तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। कस्टमर की कस्टमर लिखनी है ना, कस्टमर की लिखनी कस्टमर है, आपने के बोल दिया। हाँ, नीड्स क्या है, कस्टमर पर्सोना कस्टमर पे तो कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की हम्म। होप्स।
And again, this document is another mirror version of this document, प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट कैनवस जैसा है। और आप लोग बार बार बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि यार आप ये बार बार हमसे क्यों कह रहे हैं भरे भरे। कई दफा आप डोनर्स के पास जाते हैं, इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं ना, तो वो आपसे कहते हैं, वो आपसे पूछते हैं, हाँ भाई क्या रिसर्च किया आपने, क्या किया है आपने। तो आप उनको बताएंगे कि सर हमने जो है ना वो लीन कैनवस बनाया था। तो बोलेंगे बस लीन कैनवस बनाया था, कुछ और नहीं किया था। समटाइम्स देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, दे कैन आस्क कि लीन कैनवस बनाया था, अच्छा कस्टमर पर्सोना कैनवस भी दे दो। तो बिल्कुल ठीक है, अब आपने फॉरन बनाने बैठेंगे तो दैट विल बिकम अ हेडेक। लेकिन इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आपने छोटे छोटे इनिशियल वर्जन अगर बना दिए, तो अलग अलग इन्वेस्टर्स, अलग अलग डोनर्स ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं। दिस बिकम्स योर डाटा रूम, ये आप उनको दे रहे होते हैं। इसके बाद बिजमॉल कैनवस में देख लिया। गेडी पिच बेसिकली आप सबने की थी, और यहाँ पे लिखी भी नहीं, हाँ लिखी भी है आपने ना। सो ये मॉडल में वही यूज किया जो फाउंडर इंस्टीट्यूट का है। और यहाँ पे जब आप इंक्यूबेट हुए थे तो यू ऑलवेज गेव अ पिच, ऑल ऑफ यू गेव अ पिच, कि हम जो हैं व्हाट्स आवर प्रोडक्ट, व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग इट एट दीज थिंग्स। यही वो चीज होती है कि जब हम इसको बार बार रिहर्स कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि जैसे ही हम किसी से मिलते हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया कि तंबाकू के सीईओ आए हुए थे, अब आप उनसे मिले तो पहले तो खुश बहुत होंगे, लेकिन वहां पे हमने और स्ट्रक नहीं होना है, बल्कि हमने उनको सेल्स कर देनी है कि जी हमें आपके इतने स्टोर्स हैं, हमारी प्रोडक्ट इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, हम ये चाहते हैं हम इसको अपने पास इसको डिप्लॉय करें। सो प्रोडक्ट रोड मैप डज नॉट फिट्स माइट एक्सपर्ट दैट इन दैट वे, बट वही चीज़ है कि जी हमने क्या करना था वो यहाँ लिखना है। जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसको बनाते हैं। और अगर आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बनाया, जैसे मुझे मालूम है कि फुल फ्लेट ने प्रोडक्ट रोड मैप जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में बनाया हुआ था, तो हमने उनको ये नहीं कहा कि दोबारा बनाओ, उसको कॉपी करो और यहाँ जाके पेस्ट कर दो। अगर वो कॉपी पेस्ट होने में सही से नहीं हो रहा है, कॉपी इट एज एन इमेज, पेस्ट इट एज एन इमेज, इनफैक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स एज वेल। अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ फिल करने में मुश्किल हो रही है ना, और हमने कहीं और फिल किया हुआ है, उसका इमेज उठाकर यहाँ डालते हैं। बेसिकली दिस डॉक्यूमेंट इज वर्किंग हियर एज अ कंटेनर। हम इस कंटेनर में ये फाइलें रखना चाह रहे हैं ताकि ये सॉर्टिंग यहाँ पे आसानी से हो जाए। उसके बाद हम प्रोडक्ट लिस्टेड की बात कर रहे हैं। हमारा एक प्रोडक्ट रोड मैप बना हुआ है, तो बट वो इस तरीके का नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन है कि हमने कब से स्टार्ट किया, हमारी टेस्टिंग कब हुई, एक्सेट्रा। तो वो हम ऐड करते हैं फिर। आप बिल्कुल यहाँ पे ला करके ऐड कर दीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, आपने लिख दिया कि आपने अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया, आपने डेमो का भी लिंक डाल दिया। गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे अब नहीं है, आप उसकी जरूरत भी नहीं है। उसके बाद बिजनेस प्लान आ गया। बिजनेस प्लान इज अनदर बोरिंग, मैं इसको हमेशा बोरिंग डॉक्यूमेंट कहता हूँ, कि ये आपने जो है यूज किया हो। और एक की क्या नहीं लिखा आपने, फाइनेंशियल प्रोडक्शन नहीं लिखे, अच्छा वो आपने यहाँ डाले हैं प्लान की शक्ल में। वो इधर ठीक, उधर हो गया था। कोई बात नहीं। अब ये जो की रिस्क मिटिगेशन है ना, ये एक ऐसी वाहिद चीज है जो और कहीं पे नजर नहीं आती है। हमने ये किया है कि फ्रॉम फ्रॉम कोर्ट 14 ऑनवर्ड्स हमने ये सवाल भी ना मेन शीट में पूछना शुरू कर दिया स्टार्टर से, ताकि उनको आसानी हो जाए। एग्जिट स्ट्रेटेजी जब आपने हमारे यहाँ अप्लाई किया था तब भी हमने पूछ रखी थी आपसे कि आप जो है वो क्या, व्हाट्स योर एग्जिट स्ट्रेटेजी। आईपीओ के बारे में आपने लिखा हुआ भी है कि जी आपने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को जो है प्रोसेस में डाला हुआ है। प्रोडक्ट का आईपी इटसेल्फ आपने वो जो जिसकी केमिकल कंपोजिशन है इसको भी आप पेटेंट करवाए। अभी पेटेंट हमने नहीं करवाया बिकॉज उसका बहुत ज्यादा एक्सपेंस आ रहा था, और फिलहाल हमें यही सजेस्ट किया था उन्होंने, फाइजर ने और एनआईसी के थ्रू हमें कांटेक्ट मिला था लीगल, कि अभी आप लोग पेटेंट नहीं करवाएं, अभी आप लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं थे अभी फिलहाल, पेटेंट की काफी ज्यादा फीस थी, और बाकी कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई है। आप लोगों ने अभी तक किसी हॉस्पिटल से या किसी लेबोरेटरी से या किसी फार्मा की कंपनी से किसी से कोई पार्टनरशिप की है अभी तक? नहीं नहीं, अभी कोई ऐसी ऑफिशियल पार्टनरशिप नहीं, मतलब अनऑफिशियल भी नहीं हुई, कोई पार्टनरशिप नहीं थोड़ी सी भी किसी से बात भी नहीं की है? बात तो की होगी ना? हुई। बात तो ये एनआईसी में भी हुई थी, वही ईसा लेबोरेटरी की आई थी, आई गेस फरा ईसा नाम था फराई उनका। साइंस की बट उनसे क्या बात हुई जी, थी आपकी? बट सेल्स के हवाले से या प्रोडक्ट यूनिट्स देने के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी, जनरल डिस्कशन हुई थी। और आपने किसी करना ये होगा कि फराइजा को एक ईमेल करनी होगी और उनसे कहना होगा कि हाय मैम, वी हैड डिस्कशन एट एनआईसी कराची ऑन दिस एंड दिस टॉपिक,
In this regard, we want to sign a letter of intent with you that once our product is developed, uh, you'll अच्छा, अब जाहिर सी बात है वो लेबोरेटरी है, तो लेबोरेटरी ने उसको बेचना तो नहीं है। तो आप उनको क्या, मतलब उसमें ना कोई एक ईमेल का एक्सचेंज भी अगर होगा ना, तो दैट्स गुड इनफ फॉर अस। हम कह तो ये सकते हैं कि व्हाट्सएप का भी चलेगा, लेकिन व्हाट्सएप इज वेरी इनफॉर्मल। अच्छा, एक एक वो है, स्टार लेबोरेटरीज है लाहौर में। उनके हम्म। सीईओ हैं डॉक्टर अरशद सलीम। वो पहले यहाँ पे स्विस फार्मा के सीईओ हुआ करते थे, बट अब वो लाहौर में शिफ्ट हो गए हैं। उनके साथ हमारी फॉर इंडोर्समेंट हुई भी है, लाइक एग्रीमेंट। और अभी अभी कुछ ही दिनों में वो होगा, लाइक उसको हमने हम्म। उनको प्रोडक्ट भेजा है, वो देखेंगे एंड देन ही विल एंडोर्स। ये हम्म। हुआ है अभी रिसेंटली। ये ये बाकी यहाँ पे जहाँ लाके ना, ये यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिएगा। तो अगर वो डिस्कशन हुई है ना, ईमेल भी हुई है, टेक अ स्क्रीनशॉट, जी। पुट इट ओवर हियर, दैट्स गुड इनफ फॉर अस। वो आगे जो है तालिया उसको अच्छा। फिट कर देती है रिपोर्ट के अंदर। सो वो बिल्कुल सही है। जिस तरह की इंडोर्समेंट की आप बात कर रही हैं, ये वैसी है जैसी इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने डेटॉल को दी हुई है कि वो हमेशा कहते हैं डेटॉल जो है वो इतने जरासीम से बचा लेता है, और इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी से मंजूर शुदा। सो वो वाकई जो है वो लेबोरेटरीज, जिन लोगों की लेबोरेटरीज हैं कराची में, उन्हीं की बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ। और उसी एनजीओ ने उनको वो एक टेस्टिंग करके दी है कि जी आप जो है, आपकी प्रोडक्ट सेफ है, हेल्दी है। और डेटॉल को रिटेनर में पैसे भी देते हैं। सो अभी हम्म। अगर शुरू में वो हमें एक फ्री की भी वो मिलती है एंडोर्समेंट, दैट्स गुड इनफ। लेकिन इवेंचुअली ये हो सकता है कि आप इनफैक्ट या तो आपको पे करना पड़ेगा उनको, हाँ, आप ही को पे करना पड़ेगा। और इट गोज अदर वे अराउंड एज वेल, कि अगर आप किसी और प्रोडक्ट के साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह करते हैं, तो फिर वो अलग अलग उसके सोल्यूशन निकल आते हैं। कंपनी आपकी है, रजिस्टर आपने कहा था अभी नहीं, लेकिन आपकी एक वो हुई भी है, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है। उसका स्क्रीनशॉट लाके नहीं, यहाँ पे ये डाल दोनों दें। चीजें बस एक दो दिन में फाइनल होने वाली। कंपनी रजिस्ट्रेशन भी जो है ठीक। डॉक्यूमेंट हमारा फाइनल हो रहा है। आज बेहतरीन। ही हमने साइन किया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे भी, तो ये दोनों चीजें फाइनल हो जाएंगी इन अ डे और टू। तो वो यहाँ पे लाके उसका स्क्रीनशॉट आप डाल देंगे। प्री इन्वेस्टमेंट जी। कैप टेबल इज क्वाइट सिंपल। इसका, ये नहीं किया हुआ हाँ, हमने। इसका बड़ा सिंपल सा हल ये होता है कि अगर आपकी कंपनी में 2 या 3 फाउंडर्स हैं, तो ये फाउंडर्स में डिवाइड होता है। और इसके लिए फैजान जो है, इज द राइट पर्सन, वो आपको गाइड कर सकते हैं। फायजा भी गाइड, फैजान और फायजा ना, इट्स लीगल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। इसको अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन जाके एक सिंपलर वर्जन ढूंढ सकते हैं कि आपकी कंपनी में अगर अभी आपके कितने पार्टनर्स हैं। 4। सो आपने उसको अगर आपने सिंपली डिवाइड कर दिया 4 से, सो दिस विल बिकम व्हाट 25% इक्विटी ईच। अच्छा, आप वो यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन इवेंचुअली यू नीड टू है, जो आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हो ना, उसके अंदर आपने कुछ क्लॉजेस वगैरह एक तो बड़ा सिंपल है ना, 25% की ओनरशिप है। आगे बढ़ते हैं, जब कंपनी मजीद फॉर्मलाइज होती है, तो यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल होती है, जिसे कहते हैं वेस्टिंग क्लॉज। वेस्टिंग जी जी। क्लॉज ये कहती है कि अगर हम में से कोई पहले चला गया, तो वो अपने जो शेयर्स है ना, वो करके जाएगा फोरफीट। सो अगर आपने इसको हम्म। डिवाइड कर दिया कि जी ये 25% जो है ये 5 ईयर्स पे डिवाइड है, तो पहला साल पूरा करने के बाद हमें कंपनी के 5% हमारे जो जी। शेयर्स है ना, हमें मिल जाएंगे। हमें फिर 5 साल और गुजार, 4 साल और गुजारने। तो उसकी वजह से मुस्तकबिल में कोई और लड़ाई और मसला नहीं हो पाता है। ये बाकी सबके लिए भी था कि ये वाला काम फाइनेंशियल से रिलेटेड और लीगल से रिलेटेड, आप फैजान फैजा को आके पकड़े हैं NIC कराची में, ऑनलाइन वरना सेशन कर लें। और उससे बात ये, असल मकसद ये कि क्लैरिटी आ जाए। उसके बाद रेवेन्यू मॉडल है। अच्छा, हमने इसको रेवेन्यू मॉडल लिखा है, बेसिकली ये आपका फाइनेंशियल मॉडल है। रेवेन्यू मॉडल तो ये होता है कि B2B है, B2C है, D2C है, B2B2C है, B2G है। यही होते हैं रेवेन्यू मॉडल्स ना। हमने यहाँ पे रेवेन्यू लिख दिया है, लेकिन ये बेसिकली फाइनेंशियल मॉडल है। ये एक मुश्किल फाइनेंशियल मॉडल है जो मैंने फाउंडर इंस्टीट्यूट का मेरे पास रखा हुआ था, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था। इफ यू कम अप विद एन इजियर वर्जन, आप वो इजियर वर्जन यहाँ पे आके लिखेंगे। जैसे आपने कहा ना क्वार्टर का क्या था, वही मैं थोड़ी देर पहले लिख रहा था। एक अजम्पशन आपने लिखनी है कि मुझे इतने यूजर्स मिलेंगे, ये ऐसे ग्रो करेगा। अगर आपने इसको क्वार्टर ओवर क्वार्टर कर लिया, तो यू कैन ऑलवेज उसी की बेसिस पे आप ट्रिकल डाउन करके मंथ ओवर मंथ और डे ओवर डे भी निकाल सकते हैं। और इसी को आप जो है इवेंचुअली इंशाल्लाह जब आपकी कंपनी आगे बढ़ती है, तो क्वार्टर, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ बन जाती है। तो इसी में आपने वो ग्रोथ की वो निकाल ली है कि सिंपल है।
कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, एग्जैक्टली जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। मैंने कहा था कि अगर जी 1200 की प्रोडक्ट है तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो 300 से 400 रुपये होगी। आपने कहा सर 150 रुपये, बहुत अच्छी बात है। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। और ये इसमें अगर गौर करें तो वो है, मल्टीप्लायर्स लगे हुए होते हैं, तो ये जो है और आसानी हो जाती है कि ये इसी को अगर आपने फिल करना है ना, तो ये दिस इज एडिटेबल। और जो समझ में नहीं आ रहा ना, ओके। वो साफ कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक्सपेंसेस वही एक्सपेंसेस जो वहां मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, भाई तनख्वाहें इसमें डालें। आपने कहा कि जी मेरी जी मार्केटिंग कॉस्ट है, सब है, वो सारी कहानियां आ जाएगी। मुझे तो आज कुछ फाइनेंशियल मॉडल आसान लगने लग गया आप लोगों की वजह से। मैं खुद डर के मारे सही से नहीं पढ़ता था। अब मैं गौर से देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। अहम बात यह है कि हम इसको अंग्रेजी अगर अगर जी अगर हम इसकी जगह एक सिंपल फाइनेंशियल मॉडल अपना बना के डाल दें, बिकॉज डाल दें, डाल दें। मुझे अगेन याद है कि फुल फ्लिट ने अपना बनाया हुआ था, तो मैंने कहा भाई अपना वाला सबमिट कर देना। देन आई रिमेम्बर जिनका कॉम्प्लेक्स होगा वो फाइनेंशियल मॉडल वो अपना आसान घर का होगा। आसान घर इससे बहुत अच्छा बना सकता है। वो अपना वाला लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। सो दीज आर जस्ट रेफरेंसेस। अच्छा, इसके बाद आखिर में आता है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। हमने उसका डाउनलोड लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक स्लाइटली मुश्किल किस्म का पिच जैक है। इसका आसान सा जवाब पता है क्या है? कि जो आपका वो पिच जैक जो आपने एनआईसी कराची में सबमिट किया था ना, उसको करें अपडेट, जी। उसका यहाँ पे लाके डाल दें लिंक, कहानी खत्म। तो उससे ये हो जाएगा कि दिस विल बिकम अनदर डिलीवरेबल फ्रॉम योर साइड, और ये आप सबके लिए भी है। तो ये हो गए पूरे। और अच्छा, तो हम यहाँ पे जो पिच डेक है वो डाल दें? बेसिकली पिच डेक का लिंक डाल दें यहाँ पे ना लाके। हमने पिच डेक का वो एक अलग से वो दिया हुआ था, मैं चेक वो करके वहां दिखा। पे जी, जो एडिट एडिट नहीं हो रहा था, आप जहाँ पिच डेक का था I guess, मैं एक सेकेंड आपको मुझे ना मिला वो नहीं। दिखा देता हूँ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में है क्या। ठीक है। के नाम से सर्च होगा। इसी का, अच्छा ठीक है, ये हमारा एक स्टार्टअप था जो इंडस टेक लैब में आया था। इसका तो मैं आपको ये इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि इसने ये वाला काम ही छोड़ दिया ना, ये इसने कंपनी कुछ और शुरू कर दी है। तो अब हम इसका डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं बैठ के। तो इसको मैंने ही साथ बैठ के करवा के दिया था। सो ये हमें जो टेम्पलेट दिया था ये बना के दिया था एक्सेलरेट प्रोस्पेरिटी ने। और मुझे ये देखना है कि मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है ना मेरी कम होती जा रही है। और चार्जर, मुझे एक काम करें, इस शीट को आप देखते रहें। इसमें देखिए टोटल 5 स्लाइड हैं। इससे ज्यादा तो आप लोग वैसे ही बना चुके होते हैं ना। तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन आप लोगों को अपना वैसे ही पता है क्या है। वैल्यू प्रोपोजिशन हो गई, जी। इन्वेस्टमेंट थीसिस। इन्वेस्टमेंट थीसिस काम की चीज है। ये एक नई चीज है जो आप लोगों ने जो अपनी बनी बनाई प्रेजेंटेशन उसमें आपने ये डालनी होती है। मार्केट ओवरव्यू आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। उसके बाद जो है बिजनेस मॉडल क्या था। बिजनेस मॉडल आपको पता है, की assumptions आपको पता है, एक्सपेंसेस आपको पता है। इन्वेस्टमेंट यूटिलाइजेशन इज अ न्यू थिंग, लेकिन इन्वेस्टमेंट यूटिलाइजेशन आप ऑलरेडी अपने पिच डेक में डाल चुके हैं। की रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या है, ये वही कहानी है जो बिजनेस बिजनेस प्लान में आती है, आप लोग बना चुके हैं। कॉम्पिटिटर्स की हम्म। जो कहानी थी वो आप लोग ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स का हिसाब किताब जो है निकाल करके बैठे हैं। और उसके हम्म। बाद आ गया सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हम कैसे किसको पकड़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे, थोड़ा सा वो डिफाइन करने की जरूरत है यहाँ पे। वो हो गया। टीम के नीचे आ गई कि टीम में कौन कौन है, लीगल स्टेटस क्या है, ये वही शेयर्स हैं। उसी को बताने का है, लिटरली बार बार पूछना। आप सही कह रहे हैं कि हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि यू गाइस कैन से वी डेवलप दीज मैनी डॉक्यूमेंट्स व्हाइल वी आर पार्ट ऑफ एनआईसी कराची, दिस इज इट। असल काम क्या था, पैसे कमाना, धंधा करना ना। धंधा तो आप लोग कर रहे हैं, बट जब हमने दुनिया को बताना है कि जी वैल्यू ऐड हुई है, वैल्यू ऐड हुई है, और उसकी विजिबिलिटी चाहिए। आजकल बड़ा हमारे यहाँ बार बार ये टर्म जो है ना इस्तेमाल हो रही होती है। तो वो क्या है और वो क्यों है, सारी बात उसकी आ जाती है। अच्छा, ये की नंबर्स क्या है कि जी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इक्विटी जीरो है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए,
ओनर की कंट्रीब्यूशन कितनी है, बिजनेस के अपने कैश फ्लो कितने हैं वो लिख दिए कि जब जरूरत होगी तो दिखा देंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, फाइनेंशियल कोलेटरल क्या है, तो जिसका ये कारोबार था उसने कहा था भाई मैं इन्वेंट्री को दिखा दूंगा, इंटरेस्ट रेट कितना चाहिए। तो उस जिस प्रोग्राम के लिए बनाया गया था वो था काइबोर प्लस 1.5। कराची इंटरबैंक ऑफर रेट कहलाता है काइबोर, इस वक्त आई एम नॉट श्योर कितना चल रहा है, लास्ट मैंने सुना था 10 था, या शायद थोड़ा कम भी हो गया है। तो ये अब एक्सेलरेट प्रॉस्पेरिटी कैन एक्चुअली गिव यू लेस देन काइबोर एज वेल। तो यहाँ काइबोर प्लस 1.5 को काइबोर -2% भी देने को तैयार है, अगर स्टार्टअप को समझ में आता है। रीपेमेंट कब ज्यादा। करेंगे, तो 1 साल में करेंगे या 2 साल में करेंगे, 3 साल में करेंगे, ये हो गया। अच्छा, उन्होंने फिर नीचे प्रोजेक्शन पूछी कि जी रेवेन्यू अपना आप बताएं, फिजिकल ईयर वाइज, ग्रॉस प्रॉफिट बताएं अपना, एबिटा बताएं, तो वो है होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो यहाँ तो बड़ा सिंपल था, उन्होंने लिख दिया कि भाई एज पर द लॉ टोटल एसेट्स क्या है, एज पर द सिचुएशन टोटल इक्विटी क्या होगी, वो उन्होंने लिखी हुई है अपनी। सर सिंपलर वर्जन। बात वही है कि ये खास तौर पे ये वाला डॉक्यूमेंट जो है ना इन्वेस्टर्स को देखने का बहुत शौक होता है। इम्पैक्ट समरी क्या है, तो आपने वो इम्पैक्ट समरी जो है ये थोड़ी सी यूनिक है, बेसिकली इट्स मोर टू डू विद एसडीजीज, कि आपने क्या जॉब, जैसे हम आपसे बार बार पूछते रहते हैं कि भाई जॉब क्रिएटेड है बताओ कितनी है, जैसे वही चीज़ है कि जी इन्वेस्टमेंट से पहले कितनी नौकरियां की गई है, बाद में कितनी करके देंगे, मर्द के लिए कितनी नौकरियां करेंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे लिंक बिजनेस से मुराद ये है कि आप कंपेटिव वो अपना जो सप्लाई चेन है उसको किस तरीके से जो है हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं मजीद बिजनेस की। 5 टोटल स्लाइड्स है इसकी, ये या तो मैं स्लाइड जो है ग्रुप में ही भेज देता हूँ आप लोगों को ना, इसके टेम्पलेट की। तो अगर इसमें से कोई डाटा फैच करें और अपनी एक्सिस्टिंग प्रेजेंटेशन को अपडेट कर लें, तो ये आपका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का मसला ये हल हो गया। तो अभी किसी अब ये सबको के साथ मुझे बार बार करना पड़ेगा, मुझे ये बता दें, या एक दफा में सबको समझ में आ गया, या बीच बीच में से कोई चीज पूछनी है तो वो बता दें। तो हेलो। मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग ये एलओआईज एंड पार्टनरशिप से ना, हमारी जी कुछ जी। पार्टनरशिप्स हुई हुई है, कुछ हमारे एनडीएज हैं, बट ये है कि हमारी जो मेन कंपनी है द बॉट्स और कॉमिफाई बहुत क्लोजली टाइटली रिलेटेड है ना, मतलब एक ही साथ हम काम करते हैं। तो हम्म। उन जो डॉक्यूमेंट्स में है वो द बॉट्स का नाम ज्यादा मेंशन्ड है। हालांकि पार्टनरशिप हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड भी उन कंपनीज के साथ हो ही जाती है, सो वुड दैट बी सफाइस कि हम वो डॉक्यूमेंट्स भी पार्टनरशिप में डाल दें? आप डाल दें और आप इसमें मेंशन कर दें कि जी कॉमिफाई जो है प्रोडक्ट है और द अदर कंपनी इज द हम्म। पेरेंट कंपनी, तो वो आसान हो सही है। जाएगा। और आगे जा करके कंपनीज ये करती हैं। देखिए इसकी जो सबसे खूबसूरत एग्जांपल, जो सबसे ज्यादा जो फ्लैशी एग्जांपल है दैट इज ऑफ फेसबुक, जिसने एक पेरेंट कंपनी बनाई मेटा के नाम से, और मेटा के 3 सब्सिडरीज उसने कर दिए, 4 सब्सिडरी कर दिए। तो फेसबुक है, फेसबुक के अलावा उसके अंदर जो है वो ये ऑक्यूलस है, ये सब आ जाते हैं। सिमिलरली जो गूगल ने किया, तो गूगल ने भी मेन कंपनी गूगल, व्हाट वाज गूगल, गूगल एक प्रोडक्ट थी, एक सर्च इंजन था। उस सर्च इंजन को ही इन्होंने एलएलसी कंपनी रजिस्टर करा दिया। उसके बाद उस कंपनी ने और कंपनीज को अक्वायर कर लिया, प्रोडक्ट्स को अक्वायर कर लिया, और इवेंचुअली दे मेड एस्टेब्लिश अल्फाबेट। सो अल्फाबेट की ये सारी जो है सब्सिडरीज में आ गई, तो वो एक होल्डिंग कंपनी बन गई अल्फाबेट। अगर आप हमसे हमारी एग्जांपल लें, इन पाकिस्तान एनआईसी से अपनी एग्जांपल लें, तो वाईबीजी इज अ ग्रुप, और लकी और वाईबीजी दो अलग अलग ग्रुप्स बाकायदा ऑपरेट करते हैं, इसमें होल्ड कोर्स भी मौजूद है। और अगर हम अपनी बात करें एनआईसी की, तो लकी लैंडमार्क इज द मेन कंपनी दैट डील्स विद अस, अगर ऑफिशियल बात की जाती है। अदरवाइज हम ग्रुप में वाईबीजी को बोल रहे हो तो यूनिस ब्रदर ग्रुप बोल रहे होते हैं। और उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पे मुख्तलिफ विद इन कंपनी जो है वो होल्ड करते हैं, तो सॉरी एग्जिस्ट करते हैं होल्डिंग कंपनीज। तो ये और सिंपल एक हो गया कि जी एक एक कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी है हमारी, और ये हमारी प्रोडक्ट है। तो उस कंपनी सही है। के एक एक दो कोई पार्टनरशिप्स आप यहाँ पे मेंशन कर देते कि जी हमने कुछ पार्टनरशिप्स किए हैं जिसके नतीजे में हमारी
सेल्स बढ़ेगी या कस्टमर एक्विजिशन हमारी बढ़ेगी। श्योर। अच्छा, इसके ठीक है। अलावा वन मोर क्वेश्चन वाज कि हमारे जो कैप टेबल है वो थोड़ा डिफरेंट है, और इसमें एडिट करना भी मेरे लिए थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो जो मैंने डायरेक्टली ऑलरेडी हमारा बना हुआ है वही हम कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे। बिल्कुल कर दें कॉपी है उसमें, अगर वो एक्सेल में बना हुआ है ना, तो एक्सेल में हम्म। ऑप्शन होता है कॉपी करते हैं, और राइट क्लिक करके नहीं, पेज एज अ पिक्चर आता है, पहले उसको अपने पास पेज एज पिक्चर करें, उसी पिक्चर को कॉपी करके हमारे पास लाके पेस्ट कर दें। तो हमें आपके डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं करना है, हमें प्रूफ चाहिए। हम इसे कहते हैं मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन, रसीद चाहिए हमें ना। तो इनफैक्ट इसके अलावा हमने एक और डॉक्यूमेंट आप लोगों को भेजना है, उसमें भी हमें यही रसीदें चाहिए कि जी कितनी लीड जनरेशन के लिए कितनी एक्टिविटीज की थी, कितने पैसे लगाए थे, कितने यूजर आए, कितने पैसे कमाए। हो सके तो एक आध रसीद दे दें, तो अगर कोई सेल्स अगर दराज से की है तो उसका एक स्क्रीनशॉट दे दें। अगर आपके पास कोई जो है ऑनलाइन पेमेंट हुई है तो उसको भी स्क्रीनशॉट दे दें। कोई आपके पास जैसे कहते हैं ना वो ओल्ड स्कूल रसीद बनती है कि एमएस लिख के आप हम्म। किसी के नाम पे फाड़ देते हैं कि जी ये हमने खरीदो फरोख्त की है, जो वेंडर वाली होती है, वी नीड दोज एज वेल। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, एंड दिस विल बी अ रिकरिंग डिस्कशन, कि इग्नाइट जो पूरा प्रोग्राम उसको बहुत फॉर्मलाइज कर रहा है। और वी आर नॉट जस्ट टिपिकल इंक्यूबेशन सेंटर जैसे पाकिस्तान में अभी तक देखे जाते थे। हमारा मकसद यही है कि हम स्टार्टअप्स को वैसे सपोर्ट करेंगे जिससे उनकी कंपनी बेहतर अंदाज में फॉर्मलाइज हो जाए, और वो इंटरनल पेपर वर्क अपना बेहतर कर ले। तो अगर वो इंटरनल पेपर वर्क बेहतर नहीं होता है तो कंपनीज में जो है कई मसाइल आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है, कोई कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो लाइबिलिटी फाउंडर पर आ जाती है। बट व्हेन इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो लाइबिलिटी स्टेज विद द कंपनी। इसी तरीके से पेरोल वगैरह के चैलेंजेस आ जाते हैं हमें, तो इंटर्न्स के मसले तंग करते हैं फाउंडर से केस में, कि किसी इंटर्न को आप किसी कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी, वो पूरा एनआईसी को पकड़ लेता है। तो अब हम स्टार्टअप्स को ये भी कहते हैं, और इट्स नॉट एन ऑफिशियल डिलीवरेबल, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि अपनी एचआर पॉलिसी बनाओ और पेपर वर्क बनाओ, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ। तो हमारे पास स्टार्टअप्स हैं जो फायदा से बैठ के जो है ना इसका एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन डिजाइन करवा रहे हैं, अपडेट करवा रही है। जैसे मैं हूँ, तो मैं तालिया हम सब ने वी साइन कॉन्ट्रैक्ट विद एलएमटीटी। तो वही चीजें जो हैं वो आप लोगों पे भी अप्लाई होती हैं कि आपको कहीं आपका एम्प्लॉय मुस्तकबिल में तंग ना करे, परेशान ना करे। यू पुट इट ऑल इन राइटिंग। जब आप ये सब करते हैं तो फिर आप ईओबीआई भी उसका जो है भरते हैं, ग्रेजुएटी का भी इंतजाम करते हैं, सारी चीजें करते हैं। बेसिक रीजन ये है कि वो कंपनी को मुस्तकबिल में कोई और परेशानी ना आए। तो ठीक है, मैं इसका लिंक आप लोग फॉर एक्सेस प्लीज कॉन्टेक्ट अच्छा, यह स्कीम ने आप लोग को लिख दिया था। अच्छा, एचआर पॉलिसी के लिए जो है आप लोग फायदा से बात कर लीजिएगा, वो आपको बिल्कुल गाइड कर देंगी। कि वो अमूमन बहुत स्टैंडर्ड होती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, लेकिन वो बिल्कुल वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन। देयर आर सम क्लॉजेस जो लोग डालते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली वो क्लॉजेस जो है वो वहाँ वो नहीं हो सकते हैं। जैसे कहना चाहिए कि हाउ टू से दिस के, जैसे एक होता है नॉन कंपीटिंग क्लॉज, तो नॉन कंपीटिंग क्लॉज के बारे में मैंने सुना है कि जी वो उस पर केस नहीं हो सकता है। आप किसी एम्प्लॉय को रोक नहीं सकते, लेकिन लोग नॉन कम्पीटिंग क्लॉज डालते भी हैं कि आप जो हैं सिमिलर कंपनी में एक एक साल काम नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह ये होती है कि जी वो हमारी बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो लीक ना हो जाए। तो ये तमाम प्रोसेस होते हैं जो कि अगेन द लीगल स्पेशलिस्ट इज देयर फॉर यू, कि आपकी इस सिलसिले में हेल्प हो जाए। एक्सेलरेट प्रॉस्पेरिटी का मैं फोल्डर ढूंढूं तो आप लोगों को मैं ये भेज देता हूँ। कोई और सवाल आप लोगों को इन सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर करना है तो आप बिल्कुल अभी कर लें। मैं खुश इतना हो रहा हूँ कि मे- मुझे इस वक्त रोजा नहीं लग रहा है, तो मैं तो जो मेरा एक है। क्वेश्चन ऐसे, जी। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे इसमें आपने एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट अटैच करने के लिए लिखा हुआ है कि गूगल स्टोर का या प्ले स्टोर का आप वो स्क्रीनशॉट उस पर अटैच कर दें। तो जी। बेसिकली मेरी मोबाइल एप्लीकेशन तो है बट इट्स नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टोर। वो मैं क्या करता हूँ कि जब भी किसी क्लाइंट के पास डिप्लॉय करनी होती है तो डायरेक्टली उनके पास जिस बंदे को भी देनी है ना, सिर्फ उसी बंदे के पास एप्लीकेशन जाती है, सबके पास नहीं जाती।
तो दैट्स वाई वो एप्लीकेशन ना कहीं पर लिस्टेड नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन है। तो मैं क्या फिर एप्लीकेशन का इटसेल्फ उस पर स्क्रीनशॉट लगा दूं या क्या करूँगा? आप बिल्कुल एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लगा दें, और आप ये वहां पे लिख भी दें कि जी हमारी एप्लीकेशन जो है, ये इस वक्त हमने इसको जनरल पब्लिक के लिए नहीं डाला हुआ है, तो इसीलिए हम इसको पर्सनली में जाकर के रूट के थ्रू जो है एक्सेस करवा के इंस्टॉल करवा रहे होते हैं। तो दैट्स गुड इनफ। ये प्रॉपर सही रीजनिंग है कि हमारी ऐप है, हमने इसको मार्केट में नहीं डाला हुआ है, तो सिंपल हो गया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मुझे ये पूछना था कि जो हमारी सिंपल पिच डेक है, जैसे जो हमने जब प्रेजेंट किया था एनआईसी में, तब हमने एक पिच डेक दी थी, फिर अब हमने उसका हम्म। अपडेट किया, तो वो हम कहाँ दें, किसको, कहीं भेजनी पड़ेगी या इसी डैशबोर्ड पर कहीं ऐड होगी? बिकॉज मुझे वो जगह नहीं समझ आई जहाँ वो पिच डेक ऐड हो। आपने पिच डेक जो है अपने पास अपलोड कर लें, और उसका लिंक यहाँ पे डाल दें, लिंक और स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दें बस। तो हमने एक प्लेस होल्डर आपको आखिर में जो दिया हुआ है ना, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वाला, वहीं पे जी। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज अ फैंसी टर्म फॉर एन ओल्ड स्कूल प्रेजेंटेशन, जो मुझे समझ में आता है। मैं आई कुड बी रॉन्ग टू, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक वो यही था कि जब मैंने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम खोल के देखा तो मुझे आगे प्रेजेंटेशन नजर आई, पीपीटी की फाइल नजर आई, सवालात उसमें वो डले हुए थे जो बिजनेस मॉडल के अंदर होते हैं, बिजनेस प्लान में जो सवालात होते हैं, बिजनेस प्लान वाले सवालात। और कंटेनर जो था वो था पावर पॉइंट का। वो तो आप लोगों ने इससे ज़्यादा डिटेल बनाई नहीं है, आपको हार्डली अपनी पावर पॉइंट में एक या दो स्लाइड्स अपडेट करने की ज़रूरत है। उसको आप सेव एज पीपीटी करें या सेव एज पीडीएफ करें, उसका लें एक स्क्रीनशॉट, हमारी एक्सेल की शीट में पेस्ट करें, उसका साथ में लिंक पेस्ट करें, तो हम उसको वहां से बाद में डाउनलोड भी कर लेंगे, क्योंकि वी सबमिट ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स टू इग्नाइट व्हेन यू गाइस ग्रेजुएट। तो ये वहां पे उस ओवरऑल जो पूरा जो डोजियर बनता है उसका हिस्सा बन जाता है, उसके साथ सबमिट हो जाता है। अच्छा, मुझे इसमें ये मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी जी। अंकिल आपको ज़बरदस्त चीज़ें बता रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें आप लोग प्लीज़ याद रखें। ये सारी चीज़ें जो कभी-कभी रिगर्जिटेट होती हैं, ये आपकी अपनी मेमोरेंडम के लिए हैं। सेकंड, यही चीज़ें आप लोग अपने क्लाइंट्स को, ऑडियंस को या इन्वेस्टर्स को बता रहे होंगे, तो दीज़ थिंग्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। कमिंग बैक टू जो उन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेसिकली आपका जो बिज़नेस प्लान बनता है, उसमें एक एनेक्सर होता है। ये उसका एक हिस्सा होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो फाउंडर्स या जो भी बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कभी अगर ज़रूरत पड़े, ये उनको आप समझ रहे हैं डब्बा है, रिपॉजिटरी है, जहाँ पे आप हम्म। जाके वो चेक कर सकते हैं। इसका पर्पस प्राइमरीली है, तो काइंडली इसको अपने मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए आप इस्तेमाल करें। थैंक यू। अच्छा, इसमें एक और चीज भी कर लें, थैंक यू अस्की, कि मुझे वो उसका ना वो मिल भी गया, टेम्पलेट भी मिल गया, मैं वो कोड 13 के ग्रुप में डाल देता हूँ। कि ये हमारी पहले भी बात हुई थी, आई थिंक सो लास्ट वीक ये बात हो रही थी, कि ये सेशन इन पर्सन रखे थे हमने, और इन पर्सन में फिर उस वक्त रमजान शुरू भी नहीं हुए थे, उससे पहले रखे थे हमने, नहीं आ पाए थे आप लोग, तो कोई बात नहीं। और हमने कहा था कि ऑनलाइन कर लें, बिल्कुल मेरी वकील की बात हो रही थी कि ऑनलाइन करें, तो हमने कहा ऑनलाइन रखेंगे। इनफैक्ट आज हम थोड़ा सा फंस गए थे, ये एक ट्रेनिंग आ गई थी, ट्रेनिंग मॉनिटरिंग वैल्यूएशन पे थी। सो दैट्स माय टीम स्कोर जॉब, तो मैं और तालिया ने वो सेशन अटेंड कर रहे थे। तो अब आप लोगों को ग्रुप किधर गया, PATCH बैच 1 3, तो उसके अंदर पहले मेरी जो बात हुई थी वो ये थी कि भाई जिसने ये काम कर लिए है ना, वो दूसरे स्टार्टअप की हेल्प कर दे। साइंस सारी ये है कि अगर आप लोगों ने एक चीज समझ ली है ना, तो वो आपने किसी और टीम में दूसरे स्टार्टअप को समझा देनी है। हम क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी का बिजनेस मॉडल चोरी हो जाएगा, आप लोग इतने करीब करीब काम नहीं कर रहे। अगर ऐसा होता तो हम इंटरवीन करके मना भी कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि एक दूसरे के आइडिया चोरी करें, बल्कि मकसद ये है कि पीयर टू पीयर लर्निंग करें। सो अगर एक फाउंडर ने एक प्रोसेस अपना क्लियर कर लिया, समझा, वो उसको प्रोसेस बना लिया है, तो वो जो है वो दूसरे को समझा सकता है। सो हम बात कर रहे हैं इस वक्त 40 स्टार्टअप्स की। अगर ये बात 5 को भी समझ में आ गई है ना, तो 5 स्टार्टअप्स अगर आगे कितने हैं, 6 6 7 7 को भी अगर एक्सप्लेन करते ना, they'll get the idea easily, rather than us talking to all 40 again and again.
यू गाइस कैन डिवाइड योर सेल्फ विद इन फाइव, अ क्लस्टर ऑफ फाइव। हम वो बना के भी दे सकते हैं, लेकिन वो स्कूल वाले उसमें हम नहीं चल रहे कि तुम उसके साथ बैठोगे तो उसको समझा देना। और ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी को अगर ये सिर्फ समझाने की बात कर रहे हैं तो ये कोई बड़ा छोटा हो गया। आप सारे हमसे बेहतर हैं, क्योंकि आप सारे तो कारोबार कर रहे हैं, मैं और अस्किल तो कारोबार नहीं कर रहे। तो यू गाइस बेटर देन अस इन इन टर्म्स ऑफ दिस इकोसिस्टम। आप लीड कर रहे हैं। हमारा वाला जो काम है यहाँ पे वो ये वाला है कि वो जो बोरिंग पेपर वर्क जमा करने वाला कागजों वाला जो काम है हम वो कर रहे हैं। वो हमने आपको बता भी दिया कि यार ये पेपर वर्क कंप्लीट करना है, इसको सबमिट कर देना है। इवेंचुअली जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह रेज करते हैं तो ये तमाम चीजें वहां पे भी साथ में लगती है। उर्दू में हम उसको कहते हैं ना, थद्दा बना के सबमिट कर देते हैं। ये इसलिए, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि जी इसको खाली खाली कुछ कुछ भी लिख दें। कुछ भी नहीं लिखना, जो आप लोगों को आता है वही लिखना है। आई थिंक सो वी आर ऑल क्लियर ऑन दिस। अगर इसमें अभी भी कोई सवाल अगर करना है आप लोगों ने तो आप बिल्कुल कर लें। सवाल कर लें, अच्छी बात होती है सवाल कर लें, वरना मुझे लगेगा कुछ समझ में नहीं आया। एक आध और कर लें। नो वरीज, अगर देयर आर नो मोर क्वेश्चंस तो वी कैन एंड दिस हमें सेशन। इसको कब तक अपलोड करना है, ये लाइक काम फाइनल? आप लोग जो है ना अगले 3-4 दिन में कर लें। सो हमें इस क्वार्टर में आप लोगों का पेपर वर्क क्लोज करना है। ये डिलीवरेबल्स हमारे पास होंगे, हम इस डिलीवरेबल की स्कोरिंग करेंगे। दूसरा काम ये है कि हम आपकी जो, हाँ, रेवेन्यू वगैरह वो सारा प्रोसेस करके हमें वो पूरा सबमिट करना होता है इग्नाइट को। तो ये तो अगर अगर नहीं जैसे होता, हमारी ये, सॉरी क्या कह रही हैं आप? अगर हमारे जैसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता 3-4 दिन में से, कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में नहीं आता तब तक, तो फिर हम क्या करें? बट वो इन प्रोसेस तो है, लाइक वो साइन हो गया है ये हम सब वेट, चीजें। अच्छा उसके लिए हम वेट कर लेंगे, वो ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी जो रेवेन्यू वगैरह रिलेटेड चीजें हैं ना वो डाल दें उसके अंदर। बाकी जो हाथ से फिल करने वाली है वो फिल कर दें। कंपनी रजिस्ट्रेशन का आपको बिल्कुल सही, वो जब बन के आएगा तो उसका यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। एक जो है और इसमें बात बतानी थी कि व्हेन अ स्टार्टअप गेट्स इंक्यूबेटेड एट एनआईसी कराची दे बिकम इंक्यूबेटेड एट ऑल एनआईसी ना। आप किसी भी एनआईसी में जाके बैठ सकते हैं बिकॉज आप इग्नाइट के प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अगर कोई हम्म। स्टार्टअप एनआईसी के प्रोग्राम से ड्रॉप आउट हो जाता है तो दे कैन नॉट गेट री इंक्यूबेटेड एट एनी एनआईसी। तो अगर कोई ये सोचता है कि यार एनआईसी कराची में नहीं हुए तो अच्छा किसी और एनआईसी में जाएंगे, क्योंकि आपका डेटाबेस में डाटा उनके पास मौजूद है, ईमेल एड्रेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो स्टार्टअप वाइज भी कौन सा आइडिया पहले किसने पिच किया था, किस नाम से पिच किया था, किसने पिच किया था, तो वो हम अपने पास वो डाटा ना होल्ड करते हैं। तो ये एक अलग चैलेंजिंग बात है। ये सारे काम अगर सही सही हो जाते हैं तो यू विल बिकम पार्ट ऑफ आवर एलमनाई। तो इवन एट दिस मोमेंट हमारे पास कितने 10 स्टार्टअप्स मौजूद हैं। 5-6 का तो मैं वैसे ही देख कर आया था कि 6 बल्कि ज्यादा का वो डाटा ऑलरेडी फिल्ड था। द मिनिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स दैट वी नीड टू ग्रेजुएट इज 24। हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ मिनिमम की बात करें, हम चाहते हैं कि 40 में से 30 हो जाने चाहिए, इजीली हो जाने चाहिए। 40 के मतलब जो सिर्फ ड्रॉप आउट, अगर मुंह से बोल कर ड्रॉप आउट हो गए तो वो तो ठीक है। ड्रॉप आउट के 5-6 स्टार्टअप पहले हो चुके थे, लेकिन जिन्होंने पूरा एक साल हमारे साथ पूरा किया है ना, हम उन सबको ग्रेजुएट करें। लेकिन उसके लिए हमें वो पेपर वर्क चाहिए। इसी के नतीजे में, एंड वाई ग्रेजुएशन, सो व्हेन यू अप्लाई फॉर सम गुड बिजनेस डील, यही ग्रेजुएशन आपको वहां पे फैसिलिटेट करती है, जिसकी की बेसिस पे आपकी डील अच्छे तरीके से क्लोज होती है, आपकी टर्म्स पे क्लोज होती है। और इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सम इंटरनेशनल ग्रांट या किसी इन्वेस्टर के पास भी जाते हैं तो यही काम आती है। उसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है हस्कील से पहले जब सालिक यहाँ मौजूद थे, तो सालिक ने मुझसे रब्ता किया था 2 साल पहले। और उन्होंने मुझसे कहा था कि उनको उनकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, वॉज टॉकिंग टू एन इन्वेस्टर। सो वो डिजाइन हमारे पास नहीं था जो जिस डिजाइन पे हमने उनको सर्टिफिकेट बना के दिया था। तो हमने उनसे उसकी तो माजरत की, बट वी वी रीडिजाइन द सर्टिफिकेट। वी री हमने उस पर दोबारा साइन करवाया। पिछले पीढ़ी का साइन नहीं आ सकता, तो वो जा चुके थे। तो उस वक्त जो प्रोग्राम मैनेजर थे उन्होंने और मैंने साइन करके हमने वाउच फॉर हिम कि भाई ये साले के, और ये कंपनी का नाम पर्सनाइड है। और इन्होंने इस टाइमलाइन में ये प्रोग्राम अटेंड किया था एंड वी वर ग्लैड कि दे अप्लाइड एंड दे डिड वेल वगैरह वगैरह। तस्वीर भी ढूंढ के भेज दी थी मेरे हाल में कि भाई ये तुम ग्रेजुएट हुए थे, ये ली उसकी तस्वीर ग्रेजुएशन की। तो ये चीज़ें काम आती हैं।
सो अगर आप कह रहे हैं सॉलिड बिजनेस चल रहा है और ग्रेजुएशन के बगैर भी चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन जब कोई एक्चुअल इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आती है तो वहाँ पे ग्रेजुएशन काम आती है। सिमिलरली इग्नाइट का जो आगे प्रोग्राम में जो एलमनाई की अपॉर्चुनिटीज आती है उसके अंदर लीप, 4 years फ्रॉम नाउ, जाइटेक्स, इन सब में अप्लाई करने की जो मौके हैं वो हम फिर अब एलमनाई को प्रोवाइड करते हैं। एक और हाँ, सबसे अहम आखिरी ऐलान, इन्वेस्टर समिट भी इसी क्वार्टर में है। इन्वेस्टर समिट होगी ईद के बाद। तो इन्वेस्टर समिट में भी हम उन्हीं स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे जो ये सारे कागज पूरे कर लेंगे। ये कागज पूरे करने का मतलब है कि आप इन्वेस्टर को के सामने हम आपको पेश करें। वरना स्टार्टअप अगर हाफ को पिच लेके जाते हैं, जिनको नंबर सही पता नहीं होते, तो वो वहां पे जो है इन्वेस्टर भी उनसे नाराज होते हैं, हमसे भी नाराज होते हैं। तो ये तैयारी नहीं करवाई, तो ये तैयारी के आप समझ लें कि ये 13 डॉक्यूमेंट भरेंगे, तैयारी हो जाएगी, इन्वेस्टर समिट में जाएं और ग्रेजुएशन होगी। और ग्रेजुएशन की सेरेमनी होगी तो खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, तस्वीरें खिंचवाइएगा। तो इस ऐलान के साथ ये सेशन हम अब कर देते हैं बर्खास्त। बाकी जाकर के जो काम की बात समझ में आई है वो ग्रुप में लिखें, नहीं समझ में आई तो भी लिखें। द टीम इज हियर कि हम आपको इसमें गाइड करेंगे ताकि ये सबका पेपर वर्क कंप्लीट हो जाए और आप सारों को फिर इंशाल्लाह ग्रेजुएट करें। ठीक है, चलें। बिल्कुल ऐसा ही थैंक है। यू। और लास्टली आप लोगों के जो सवालात होंगे वो दूसरों को भी हेल्प करेंगे। तो एज अंदील राइटली स्टेटेड कि जो आप लोग सीख गए वो दूसरों को भी बता दें जिनसे आप लोग ज्यादा टच में हैं। वरना जो क्वेश्चन है वो आप काइंडली जो है ना ग्रुप में भेज दें। ठीक है, थैंक थैंक यू यू गाइस। सलीम, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। अंदील, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।